चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ज्ञान बिंदु के जो द्वारा दरोगा का जो सीरीज चलाया जा रहा है होमवर्क का, उसका चौथा दिन का पूरा यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ आंसर सहित और क्वेश्चन आंसर सहित यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे और आपको हम स्क्रीनशॉट लेने का भी मौका देंगे। आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फ़ोन में रख सकते हैं रिवीजन के तौर पे। चलिए आपका बिना टाइम लेते हुए हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कि 23 तारीख को हुआ था। पहला क्वेश्चन था अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। फिर इसी में से क्वेश्चन था डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो सही आंसर इसका होगा 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी। फिर है दूसरा क्वेश्चन, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? तो ये फूड मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया था। तो देखिए आप यहाँ से आप समझ सकते हैं खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा किया गया था। तो इसका शायद अभी मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत है। सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि पर्यटन मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत है, जो कि जोधपुर से सांसद हैं। और यहाँ पर खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय जो है ये अपने चिराग पासवान के पास है, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। तो अब देखिए दूसरा में से ही क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दिल्ली में किया गया था। दिल्ली में एक जगह है जो कि हाल ही में बनाया गया है, उद्घाटन किया गया 22-23 में, भारत मंडपम में किया गया। और इसमें से ही हम लोग का G20 का जो बहुत सारा समिट था भारत मंडपम में हुआ था। तो तीसरा है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएनडीपी। यूएनडीपी ने मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है। इसका स्थापना 1965 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। फिर है, हाल ही में मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान था? तो पहले 135 हुआ करता था लेकिन अभी 134 है। मानव विकास सूचकांक जारी करने के आधार कितने हैं? तो 3 होते हैं। जीवन प्रत्याशा होता है, प्रति व्यक्ति आय आपकी कितनी है और आपकी शिक्षा कितनी है। इसके तहत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है किसी भी देश का। मिजोरम के ब्रू शरणार्थियों ने पुनर्वास के लिए भूमि के किस राज्य को आवंटित किया है? तो ये त्रिपुरा का किया है और त्रिपुरा की एक भाषा भी है, कॉक बेरॉक भाषा भी है। फिर है, ब्रू शरणार्थियों का पुनर्वास की मंजूरी किसने दिया था? तो अमित शाह ने दिया था और अगले 2 वर्ष के लिए ब्रू शरणार्थियों के लिए 5,000 प्रति माह इसको आवंटित किया जाएगा। तो यही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर है, 8वां स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे शीर्ष पर कौन सा शहर रहा? तो स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे शीर्ष पर रहा था महाराष्ट्र। फिर है, भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है? तो ये मध्य प्रदेश का इंदौर है। फिर है, वायु गुणवत्ता में सर्वाधिक स्वच्छ शहर कौन सी है? तो वायु गुणवत्ता अगर हम देखेंगे तो सूरत है और लगातार जो कि है इंदौर और सूरत इस बार टॉप पे है सर्वेक्षण के मामले में। और लगातार इंदौर भी 9वीं या 6ठी बार टॉप पर रहा है। और सबसे अच्छा गंगा टाउन की अगर बात करेंगे तो वाराणसी और प्रयागराज दोनों साथ में हैं। फिर भारत में बहुआमी गरीब सूचकांक कौन जारी करता है? तो गरीबी सूचकांक जो जारी करता है वो नीति आयोग करता है और हाल ही में सबसे ज़्यादा गरीबी से मुक्त राज्य उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार है। फिर अगला क्वेश्चन है, रिपोर्ट 2024 के अनुसार किन राज्यों के लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? तो इसका सही क्रम होगा, पहले यूपी का लोग है 5 पॉइंट समथिंग के आसपास, फिर बिहार का लोग है जो कि वो भी 3 पॉइंट समथिंग के आसपास, फिर मध्य प्रदेश है और राजस्थान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत किया गया? तो ये शायद हमारा संविधान हमारा सम्मान योजना था और मैं कन्फर्म नहीं हूँ, ये राजस्थान के बीकानेर से शायद शुरू किया गया था। संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक, और दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि 26 नवंबर 2024 को संविधान के 75 वर्ष पूरे होते हैं, जो कि संविधान पहले जो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, उसके तहत। फिर है, संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक जो लिखा है ये कलराज मिश्र ने लिखा है। फिर है, पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी किस शहर में लगाई गई? इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु, और ये कर्नाटका में पड़ता है। ये बेंगलुरु के साथ साथ कितने बच्चे का जन्म हुआ और कितने बच्चे का मृत्यु हुआ, ये बेंगलुरु के साथ साथ हमारे पूरे भारत का यहाँ पर गणना किया जाता है। उससे डाटा इकट्ठा करने में आसानी रहती है। फिर है, पहली ई लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई? तो पहली ई लोक अदालत की शुरुआत छत्तीसगढ़ में किया गया।
फिर है भारत का पहला अनाज एटीएम, ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में खोला गया और इसके तहत आप किसी भी राज्य से हैं तो वहाँ के राशन कार्ड के तहत अपना थंब लगा करके अनाज ले सकते हैं। फिर है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत मार्च 2020 में किया गया था और ये जो योजना है ये एक बड़ी योजना है, यानी कि लमसम 2 लाख के आसपास करोड़ रुपए का 2 लाख करोड़ रुपए का पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में आवंटन किया गया है। उसके तहत गरीबों को लाभ मिलेगा। फिर है हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो पहले पोर्ट ब्लेयर नाम हुआ करता था, फिर श्री विजयपुरम इसका नाम किया गया। वो इसलिए कि ये स्वतंत्रता के टाइम में वहाँ से कुछ हम लोग अलग तरह से विजय किए थे और वहाँ पर मतलब ज़्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं, इसीलिए वहाँ पर विजयपुरम वहाँ पर किया गया। फिर है कानी परियोजना, CANI, कानी परियोजना किन राज्यों के बीच है? तो कानी परियोजना का सही आंसर हो जाएगा ये चेन्नई और अंडमान निकोबार के बीच में। इसका क्वेश्चन इस तरह से बनना चाहिए, कानी परियोजना किन के बीच है या फिर राज्य और केंद्र शासित के बीच है, क्योंकि हमारा अंडमान निकोबार जो हो जाता है वो केंद्र शासित हो जाता है। तो इसका सही आंसर चेन्नई और अंडमान और निकोबार के बीच में है। फिर है ये मैं बताना चाहूँगा 2020 में इसको स्टार्ट किया गया था और चेन्नई को अंडमान निकोबार से फाइबर केबल से बिछाया जाएगा। फाइबर केबल समुद्र में बिछाया जाएगा और दोनों को कनेक्ट किया जाएगा इंटरनेट के जरिए। फिर है राजद्वीप का नाम क्या है? तो राजद्वीप का नाम जो है वो सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। क्या नाम है? सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। फिर है हेवलॉक द्वीप का नाम क्या है? ये स्वराज द्वीप है। और एक नील द्वीप है। इन तीनों द्वीप का नाम चेंज किया गया था और नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत आपका लोथल में स्थित है और जहाज और शिपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर समुद्री विरासत का निर्माण किया जा रहा है। फिर है चुनाव आयोग द्वारा वर्ष 2024 के चुनाव में दिव्यांग चुनाव आइकॉन किसे घोषित किया गया? तो सबसे पहले शीतल देवी को घोषित किया गया था, लेकिन उसके बाद राकेश कुमार जी को भी बनाया गया। और मैं बताना चाहूँगा चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। फिर है 13 नंबर का क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता पूर्णतः प्रभावी रूप से किस राज्य में हुआ? ये उत्तराखंड में हुआ, लेकिन अंतिम मुहर अगर समान नागरिक संहिता पर लगाया गया तो वो राष्ट्रपति जी के द्वारा लगाया गया और पहले से हमारा था गोवा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य द्वारा अलग से भील प्रदेश की मांग किया गया? तो राजस्थान के द्वारा किया गया। अगर भील जनजाति की बात करें तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। फिर बात करें राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात, यूपी और बिहार में भी है। ये द्रविड़ श्रेणी के ही लोग हैं जो कि द्रविड़ श्रेणी जब लोग जो तमिल लोग जो तेलुगु लोग हैं उस समय से ये भी भारत में पाए जाते हैं। और इनका अगर बिहार में देखा जाए, बिहार और झारखंड के क्षेत्र में जो मुंडा जो जनजाति के लोग हैं वो उसकी मिली-जुली भाषा भील प्रदेश से भी भील लोगों से देखी जाती है। एक वाहन एक फास्टैग पहल किस प्राधिकरण के द्वारा शुरू किया गया? NHAI रोड एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा किया गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, मैं अगर क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ, जल्दी आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप इसको थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं। फिर है खाद्य श्रृंखला में किसे पूर्णतः शाकाहारी कहा गया? तो इसमें प्रथम श्रृंखला को कहा गया है क्योंकि उसमें घास फूस आते हैं, आपको पता ही है। फिर है 17 नंबर, पंचायत को वित्त प्रदान करने के लिए यानी फाइनेंशियल के लिए राज्य वित्त आयोग जो है, स्टेट फाइनेंशियल कमीशन का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये अनुच्छेद जो पंचायत का जो अनुच्छेद है आर्टिकल 40 के तहत हम लोग को अलग पंचायत का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो इसका अगर अलग से अनुच्छेद देखेंगे तो 243 में ए से लेकर के शायद ओ तक जो आता है, तो 243 आई में राज्य वित्तीय आयोग का यानी कि स्टेट फाइनेंशियल कमीशन का बात की गई है। फिर है संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया और इसे अब कर दिया गया है 300A अनुच्छेद में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर घटता है। तो पहले क्या होता है दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब इसको गर्म करेंगे तो पहले आयतन घटता है, फिर 4 डिग्री सेल्सियस से आप अपनी कितनी टेम्परेचर भी बढ़ा दीजिए उस जल का, तो वो उसके बाद बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और बढ़ता ही रहता है।
लॉर्ड हेस्टिंग को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि किस संधि के तहत दिया गया था? तो एंग्लो और जो नेपाल युद्ध हुआ था 2015 2000 और 1816, माफ़ी चाहूँगा, 1816 और 1817 के टाइम पे, उस टाइम जो सुगौली की संधि हुआ था उसके तहत दिया गया था। फिर है 9 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? और इसका जो अध्यक्ष था वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, और ये न्यू दिल्ली में हुआ था ये पहला अध्यक्ष। फिर है महात्मा गांधी से संबंधित संस्थाओं का सुमेलित कीजिए। तो नटाल कांग्रेस का सही हो जाएगा, 1894 में इसे दक्षिण अफ्रीका में इसको बनाया गया था। फिर है फिनिक्स फॉर्म का, तो ये 1904 हो जाएगा, ये भी दक्षिण अफ्रीका में। फिर है टॉलस्टॉय फॉर्म का, तो ये भी दक्षिण अफ्रीका में ही 1910 में, लेकिन हरिजन सेवा संघ का ये 1932 में गठन किया गया था। और उसमें हरिजन से लेकर के बहुत सारे मुद्दे भी थे, जो सांप्रदायिक परचांट आप लोग पढ़ते हैं 1932 के टाइम पे भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो उसी सबसे रिलेटेड उसी टाइम हरिजन सेवा संघ आया था। अब इससे भी रिलेट कर सकते हैं क्वेश्चन को। विद्युत परिपथ के साथ सदैव किस श्रेणी में रहता है? तो ये सीरीज क्रम में रहता है, यानी श्रेणी क्रम में रहता है। द्रविड़ सत्यपथ कला की शुरुआत किस मंदिर के स्थापना से मानी जाती है? ये तो कांचीपुरम का जो कैलाश मंदिर है वहाँ से माना जाता है कि द्रविड़ सत्यपथ कला का शुरुआत हुआ, और ये पांड्या साम्राज्य के द्वारा बनाया गया था। उसमें वहाँ का राजा जो था नरसिंहदेव द्वितीय था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 25 नंबर का क्वेश्चन। रियल मैंगो और ऑपरेशन अमानत की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो ऑपरेशन अमानत के द्वारा, अमानत से आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं रियल मैंगो को भी, कि अमानत अपना सामान का सुरक्षा का देखभाल, ये आरपीएफ के द्वारा, रेलवे के द्वारा किया गया। फिर है धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो धन विधेयक आपका लोकसभा सदन में ही पेश किया जाता है, क्योंकि राज्यसभा को इसका कुछ पावर है नहीं, सिर्फ वो 14 दिन तक रख सकता है। फिर है आवर्त सारणी में साइंस से क्वेश्चन है। आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों के लिए किस समूह में रखा गया उत्कृष्ट गैसों को? तो आपको पता होगा सबसे लास्ट वाला ग्रुप 1 से 18 तक ग्रुप है, यानी 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है। तो 18वीं ग्रुप में, 18वीं समूह में रखा गया है, उसको नोबल गैस, जीरो गैस या उदासीन गैस भी इसको कहा जाता है। बैलाडीला का खनन किस राज्य में अवस्थित है? ये जो क्वेश्चन है ना, बैलाडीला खनन, इससे प्रीवियस ईयर सिर्फ 2023 में 2 क्वेश्चन इससे पूछे गए। 2023 में 2 एग्जाम में, और दोनों एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया। पहले पूछा गया था बालाडीला खान कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ है। और बैलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह के लिए प्रसिद्ध है, यानी लोहा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। फिर है भारत का सबसे पहला और सबसे नवीनतम परमाणु बिजली संयंत्र क्रमशः कौन से हैं? तो सबसे पहला है तारापुर महाराष्ट्र का, 1972 में इसको किया गया था। और सबसे अभी लेटेस्ट वाला है कुंडनकुलम, जो कि तमिलनाडु में है। और अभी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा शायद कुंडनकुलम ही है। फिर है काबी एनालॉन्ग का पठार किस राज्य में है? तो मेघालय का जो शिलोंग का जो पठार है दोस्तों, तो शिलोंग के पठार में उत्तर की ओर ये लोकेटेड है काबी एनालॉन्ग का पठार। इसे आप अगर नीचे से देखेंगे तो आपको लगेगा कि शिलोंग के ऊपरी भाग में है, लेकिन शिलोंग के ये उत्तरी भाग में है। भारत में पहला प्रत्यक्ष किसान आंदोलन, यहाँ पर प्रत्यक्ष की बात आएगा तो खैरा सत्याग्रह होगा, और यह सिर्फ किसान आंदोलन की बात होगा तो इसे हम कहेंगे चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। फिर 32 नंबर का क्वेश्चन है, किस राजमार्ग को सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है? तो शेरशाह सूरी द्वारा जो बनाया गया था सड़क, यानी अमृतसर से लेकर के दिल्ली होते हुए कोलकाता तक, तो ये था जीटी रोड। इसको फिर ग्रैंड ट्रंक रोड इसका नाम दिया गया। और लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा जो क्या बोला जाता है कि 1842 के टाइम पे जो उस समय के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उसके द्वारा इसका मरम्मत भी करवाया गया था। फिर है भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधेयक कार्यरत है? तो 6 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटका। एक और था जम्मू कश्मीर था, तो वो जम्मू कश्मीर को अभी राज्य खत्म करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, इसलिए 6 राज्य ही होगा अभी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में अस्थायी रूप से शामिल देशों का कार्यकाल कितना होता है? तो 2 साल का होता है। अभी पाकिस्तान सबको, मतलब पाकिस्तान के कुछ सदस्य को, पाकिस्तान और कुछ सदस्य को अस्थायी रूप में शामिल किया गया। और अभी पाकिस्तान के पहले इंडिया शामिल था, और इंडिया टोटल 8 बार संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी रूप से शामिल
देशों में कार्यकाल संभाला है, ठीक है। और शायद पाकिस्तान भी 8 बार बना है इसको लगा करके। गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रवेश कर जाती है मैदानी भाग में। और बिहार में टोटल 12 बिहार में टोटल 12 ज़िले में ये मतलब गंगा नदी होते हुए जा कर के फिर पश्चिम बंगाल में यानी झारखंड से सीमा लगाते हुए, बिहार झारखंड से सीमा लगाते हुए गंगा नदी पश्चिम बंगाल में इंटर करती है। और बिहार में देखा जाए तो ये बिहार में ये नदी बक्सर के आसपास इन करती है और कटिहार के आसपास ये निकल जाती है गंगा नदी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन में ये भी पूछे गए थे कि बिहार में गंगा नदी सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट को, किस जिला को तय करती है? तो ये हो जाएगा सही आंसर, पटना हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति के लिए समान हो, तो टिश्यू यानी उत्तक। इसमें रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होता है तो उसे उत्तक कहा जाता है। मानव शरीर में तरल संयोजी उत्तक के रूप में किसे जाना जाता है? तो मानव तरल संयोजी उत्तक में यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में रक्त को जाना जाता है। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा, संयोजी ऊतक की सिर्फ बात होगा तो वहाँ पर आपका फैट यानी कि वसा, उपास्थि, अस्थि मतलब जिसे आप हड्डी बोलते हैं, टेंडन, लिगामेंट जिससे अब ज्वाइंट होता है, मांसपेशी ज्वाइंट होता है, वो सब जैसे टेंडन, लिगामेंट ये सब सारे कनेक्टिव टिश्यू है यानी संयोजी ऊतक हैं। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का, वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी शीर्ष विभाज्योत उत्तक है। ये तने में होता है और ये लंबाई में वृद्धि करता है। किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी है? तो ये पार्श्व विभाज्योत उत्तक उत्तरदायी है तने में घेरे के लिए यानी छल्ले के लिए। पौधे का सबसे बाहरी स्तर का छिलका को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एडिपोज टिश्यू, जिसे उपकला उत्तक, जो कि किसी भी पेड़ या वृक्ष में आप लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वह संवहन मंडल जिनमें जाइलम के दोनों और फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम के दोनों और फ्लोएम पाया जाता है वो क्या कहा जाता है? इसे संवहनीय बंडल ही कहा जाता है। पुराने पैर को जब काटा जाता है तो बीच का केंद्रीय भाग जो मजबूत, घना और घरे कत्थई रंग का दिखता है, उसे आप लोग आमतौर के भाषा में हम लोग साल भी कहते हैं और उसे वृक्ष का हृदय भी कहते हैं। जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है? तो ये 4 तत्वों से हुआ है। किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है? जैसे कि वृक्ष में हम लोग एडिपोज को देखे थे, यहाँ पर एपिडर्मिस टिश्यू हो जाता है उपकला उत्तक। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है? तो लार तथा श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है कोडेल उत्तक। और लेक्राइमल ग्रंथि शायद ये आंसुओं के लिए ये उत्तरदायी है, ये भी याद रखना है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का, टेंडन मांसपेशी को अस्थि और दूसरे मांसपेशी को जोड़ने में मदद करता है। तो ये बात सही है। फिर है लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने में मदद करता है। हम देखिए ऐसे ही इसको याद किए हैं, आप भी कर सकते हैं। जैसे मांसपेशी और अस्थि मतलब कि मांसपेशी और हड्डी, तो यहाँ पर मांसपेशी का क्या होता है? मसल्स, और हड्डी का बॉन्ड होता है तो MBT, टी से टेंडन MBT, और लिगामेंट का हड्डियों से हड्डियाँ यानी बॉन्ड से बॉन्ड तो BLB। इस ट्रिक से हम याद किए हुए हैं, तो आप भी कर सकते हैं। फिर है ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थि रहती है। ये किस में? ऑस्टियोब्लास्ट रहता है हड्डी में, और एक कॉन्डियोब्लास्ट होता है वो होता है उपास्थि में होता है। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका उपास्थि रहती है, ठीक है। फिर है हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेती है रक्त को जमाने में, एलर्जी प्रतिक्रियाओं में। तो ये भाग लेती है, सर के द्वारा शायद इसको बताया गया था रक्त को जमाने में, जो कि ये सही नहीं होगा। हिस्टामिन भाग लेता है एलर्जी प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का 49, आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है? इसे ऐच्छिक पेशी भी इसको बोला जाता है। उसके कारण आहार नाल का एक भाग से दूसरे भाग में संकुचन या फिर प्रसार, इसको यानी मांसपेशी को आप मोड़ सकते हैं। मांसपेशी जो मतलब कहीं पर आप कोहनी को मोड़ते हैं तो वो मांसपेशी का संकुचन हुआ ना, ये उसी के बारे में पूछा गया है। संवेदना का चलन
शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है, ये होता है तंत्रिका टिश्यू के द्वारा, यानी तंत्रिका ऊतक के द्वारा। फिर है परमाणु के इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता किसने लगाया था और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये तो जे थॉमसन ने किया था, ये इलेक्ट्रॉन की खोज और इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व का पता, और ये कैथोड किरण से किया था। फिर है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की बनी होती हैं, तो बात सही है। एनोड अथवा कैनाल किरणें, फिर है एनोड अथवा कैनाल किरणें प्रोटॉन की बनी होती हैं। आपको यहाँ पर देखना है कि एनोड को हम लोग कैनाल किरण भी बोलते हैं, यानी कैनाल रे भी बोलते हैं, तो ये प्रोटॉन की बनी होती हैं। और कैथोड किरण जब जे थॉमसन ने जब देखा था तो एक कैथोड किरण निकला था, तो कैथोड किरण को इन्होंने नाम दे दिया था इलेक्ट्रॉन, यानी कैथोड रे को, इसलिए दोनों सही हैं। परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से किया है? तो अल्फा किरण की सहायता से परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया है। सोने के पन्नी पर रदरफोर्ड ने अल्फा किरणों की बौछार की, तो फिर उसमें उन्होंने नाभिक को पाया। ये आप पढ़ सकते हैं पूरे बुक से डिस्क्राइब करके, ठीक है। फिर है 54 नंबर का क्वेश्चन, किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित होता है, तो नेगेटिव होती है, यानी नकारात्मक होती है। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहा जाता है? तो परमाणु द्रव्यमान जो होता है और द्रव्यमान संख्या दोनों के अंतर को हम लोग द्रव्यमान ह्रास कहते हैं। मतलब जो द्रव्यमान का घाटा होता है इन दोनों के बीच को निगेटिव करने पे, तो उसे द्रव्यमान घाटा कहा जाता है। फिर है समस्थानिकों को समान रासायनिक गुण होते हैं, तो ये बात सही है कि समस्थानिक में समान रासायनिक गुण होते हैं, लेकिन भौतिक गुण भिन्न होते हैं, तो ये दोनों सही हैं, लेकिन तीसरा गलत है, क्योंकि भौतिक गुण समान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, तो ये सही है तीसरा नंबर गलत है, सॉरी, और 1 और 2 दोनों सही है। कोबाल्ट समस्थानिक यानी CO60 का उपयोग कैंसर के लिए किया जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। फिर है रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम 37 का किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। फिर है वाहनों की चाल मापने के लिए कौन सा उपकरण वाहन में लगे होते हैं? मतलब कौन सा उपकरण वाहन में लगे होते हैं? जो आप लोग बाइक में या फिर कोई टैक्सी में देखते हो ना, तो वो ओडोमीटर होता है, वो चाल मापता है किसी भी बाइक या फिर किसी भी फोर व्हीलर का, किसी भी गाड़ी का। संवेग में परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से किस राशि को सूचित करता है? तो ये एक्सेलरेशन, यानी संवेग में अगर परिवर्तन हो रहा है तो मतलब एक्सेलरेशन उसको बोलेंगे या फिर त्वरण बोलेंगे। फिर है 61 नंबर का, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन के प्रथम नियम कहता है कि कोई वस्तु वह अपनी अवस्था में रहना चाहता है, ये जड़त्व का नियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ ऑप्शन नंबर ए। इसे न्यूटन का जो पहला नियम है ना दोस्तों, इसको गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि आपको अचानक अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो इनमें से कौन सा गैलीलियो का नियम है और न्यूटन का नियम दे देगा, तो आप जब इसको पढ़े ही नहीं रहोगे तो आप वहाँ पर अनकम्फर्ट महसूस करोगे और क्वेश्चन हो सकता है कुछ भी मार करके या छोड़ करके आ जाओगे। फिर है 62 नंबर का क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, न्यूटन के थर्ड नियम। जब मुद्रास्फीति नियंत्रण से पूर्णतः बाहर चली जाए, यानी अपने नियंत्रण से पूर्णतः बाहर चली जाए, यानी कि हम लोग मुद्रास्फीति पढ़ते हैं ना कि 1 से 10% तक, फिर 10 से 20 और 20 से 30, यानी 30% से अगर ऊपर चली जाए, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो नियंत्रण से बाहर चली जाए तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को हम लोग कूदती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। फिर है मुद्रास्फीति की गणना के लिए भारत में किन दो सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है? तो भारत में जो दो सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, होल प्राइस इंडेक्स और एक किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होल प्राइस इंडेक्स की आपको जो जो भी वस्तु मिलेगा वो अलग अलग क्षेत्र में वहाँ का जो होलसेलर होगा उसके अनुसार आपको वहाँ का प्राइस देखने को मिलेगा। लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है कि भारत में सभी जगह पे कोई वस्तु की जो कीमत होगी, जो कंज्यूमर प्राइस होगी, उसी पर आपको वो वस्तु मिलेगा। तो अभी जो इंडिया सरकार यानी भारत सरकार के द्वारा जो यूज किया जाता है, वो उपयोग किया जाता है CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये चीज़ याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देख सकते हैं। फिर है 2019 में
आय के आकलन के लिए और गरीबी और बेरोजगारी के आकलन के लिए 2 संस्थाएँ थी। क्रमशः उनके नाम लिखें। तो यहाँ पर हमने मतलब डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन इसका सही आंसर अगर डिस्क्राइब करें हम लोग, तो पहले एक संस्था हुआ करती थी सीएसओ, फिर एक और हुआ करती थी एनएसएसओ। तो 2014 में भारत सरकार ने दोनों को मिला करके यानी सीएसओ प्लस एनएसएसओ को मिला करके एनएसओ बना दिया। आप सांख्यिकी संगठन पढ़ते हैं ना दोस्तों, ये वही संस्था है, ठीक है। फिर 66 नंबर का, अध्ययन के आधार पर बेरोजगारी को कितने हिस्सों में बांटा जाता है? तो बेरोजगारी को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। फिर है 67 नंबर का क्वेश्चन, किन अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास या लोगों के, देख लेते हैं, जिन अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास या लोगों के रहन सहन का स्तर काफ़ी नीचे रहता है उसे क्या कहते हैं? इसे अल्प विकसित कहते हैं। यानी कोई अर्थव्यवस्था में आप जो जहाँ पर आप देखते हो गरीब है, फटा-चिटा कपड़ा पहन रहा है, हम लोग में से बहुत लोग ऐसा गरीबी देखे हुए हैं, तो वो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था उसे कह सकते हैं। फिर है भारत की जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो भारत की जीडीपी में जो सर्वाधिक योगदान है वो सेवा क्षेत्र का है। फिर है ऑटोमोबाइल उद्योग में अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर में आते हैं? ऑटोमोबाइल जो उद्योग हुए हैं ये अर्थव्यवस्था के दूसरे सेक्टर में आते हैं। फिर है अर्थव्यवस्था का वह प्रकार कौन सी है जिसमें हम किसी क्षेत्र के आर्थिक गतिविधियों का व्यापक रूप से अध्ययन कर सकते हैं? तो एक व्यष्टि अर्थव्यवस्था हम लोग पढ़ते हैं, एक समष्टि अर्थव्यवस्था। तो समष्टि अर्थव्यवस्था यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि हम कोई क्षेत्र को लेकर के आर्थिक उसकी गतिविधि यानी प्रॉपर किसी आप अपने क्षेत्र का अगर कर सकते हैं, जैसे पटना का कर लीजिए या फिर पटना में किसी भी मुसल्लापुर हाट का कर लीजिए, इसे हम लोग समष्टि अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब व्यापक रूप से अगर किया जाए तो उसे समष्टि अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ये नहीं, पूरे पटना का आप करना चाहते हैं तो ये समष्टि अर्थव्यवस्था हो जाएगा, और किसी आप एक छोटा सा जगह का करना चाहते हैं तो व्यष्टि अर्थव्यवस्था हो जाएगा। फिर है 71 नंबर का, भारतीय अर्थव्यवस्था में एक विलय वर्ष की अवधि क्या होती है? यानी कि एक वित्तीय, यहाँ पर सही इसका क्वेश्चन अगर इस तरह से हम लोग देखें तो एक वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होता है? तो कोई भी अवधि होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है उस ईयर का। यानी कि 1 अप्रैल 2025 से अगर देखेंगे तो ये 31 मार्च 2026 तक ये चलेगा, ये वित्तीय वर्ष। फिर है भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार आय का आकलन कब किया गया था? भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जो पहली बार आकलन किया गया था 1949 में। फिर है भारत में सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन है? तो तमिल है, जो कि 2004 में ये शास्त्रीय भाषा बना था। ये सब द्रविड़ शैली की भाषा है, ठीक है। फिर नकटा किस राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य माना जाता है? तो आप इसका एक और देख सकते हैं, जैसे रामसर साइट अभी हाल ही में बिहार में बना है, नकटा और नकटी जमुई वाले। तो नकटा किस राज्य की पारंपरिक लोकगीत माना जाएगा? तो बिहार का। आप वहाँ से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। फिर है 75 नंबर का, भारत में संगीत विद्या को कितने भागों में बांटा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 हिस्सों में। इसे आप नोट कर लें, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में ही मिलेंगे और आपको ये जल्दी किसी बुक में नहीं मिलेंगे। तो 2 हिस्सों में बांटा गया, एक कर्नाटकी भाषा है, एक भारतीय भाषा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग का चौथा दिन का यहाँ पर हम लोग का ख़त्म होता है। तो आप कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों से शेयर करें। तो इस तरह हम लोग देखिए 30 मिनट हुआ, 30 मिनट में हम लोग टोटल 75 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्क्राइब कर लिया अच्छे से। तो इस तरह हम लोग हर दिन का लाएंगे अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो। धन्यवाद।